आज हम लोग जो नया टॉपिक नहीं जो करने वाले हैं वो है, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे 20, उसके बाद के एमसीक्यू क्वेश्चन पर्यावरण के, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा कि किस टाइप के या किस किस क्षेत्र के क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे क्वेश्चन या टॉपिक कवर होता है पूरे ईवीएस में। तो उससे आप क्या है अपना तैयारी समझ पाएंगे कि कैसे हमको किस किस टॉपिक को डील करना पड़ेगा, भले वो 5th क्लास तक का है लेकिन हमको किस लेवल तक जाना है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, 21 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन है। 21 वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, इंडिया में। ठीक, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो कब लाया गया था? 1972, 1980, 1986 या 1992? तो कब लाया गया था इसको लाया गया था 1986 में। ठीक, इसको कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। और कैसे याद रखेंगे इसको? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था किसके बाद? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। भोपाल में एक फैक्ट्री था जिसमें एमआईसी लीक हो गया था, उसमें पिक्चर भी बना हुआ है। तो वो एमआईसी लीक होने के कारण वहां के आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को डिसीज हुआ था, मर गए थे कई लोग, ठीक है। तो वो जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। और वो 1986 के होने के बाद फिर अफरा तफरी मच गया था पूरे इंडिया में, ठीक। और उसी के बाद पास हुआ था क्या? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। ये डेट्स किस किस के लिए है ये नहीं पूछता है, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो नहीं पूछता है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब हुआ? तो 1980 में, ठीक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस साल पास हुआ? तो 1980 में पास हुआ, ठीक है। और ये रायो अर्थ समिट, ये तो सोशल में पढ़ते ही हैं, 6th क्लास के सोशल के बुक में है। रियो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो अभी हमको पूछा था प्रोटेक्शन के लिए कि आपका पर्यावरण संरक्षण मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1986 में हुआ था, ठीक। फॉरेस्ट को कंजर्व करने का कब हुआ था? तो 1980 में, जस्ट 6 साल पहले, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वाला, ये आपका फिर से मैच द कॉलम है, ठीक है। ये इसी पहले वाले प्रश्न से रिलेटेड है। ये रियो दिख रहा है, रियो समिट, ठीक। कब आया था? 1992। देखो सेकंड नंबर का 1992 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। तो कौन सा आंसर है उसका? आंसर नंबर कौन सा? ए, 19 रियो एक्ट। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ठीक है। रियो वाला ज्यादा पूछता है, ये तो सिलेबस में नहीं है हमारे, मतलब सीबीएसई में भी मेंशन नहीं है और सीजी बोर्ड वाले में नहीं है। रियो वाला है, रियो समिट वाला, ठीक है। तो ये आपका 1992 वाला है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब बुक में भी मेंशन है और ये नाम आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो पास हुआ था वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल जो क्या है प्रोटोकॉल है 1987 वाला, वो किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ये किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ये यहां पे ऑप्शन नंबर बी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसमें ये सीएफसी गैस और ओडीएस, ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, और भी सीएफसी तो मेन है, और जो हार्मफुल करते हैं ओजोन को, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको जो है क्या करने के लिए? ट्रीट करने के लिए, या उसको रोकने के लिए, ठीक है। क्या पास मतलब कौन सा प्रोटोकॉल में हुआ था? वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में। ये उसका आंसर है, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, भोपाल गैस स्ट्रेटजी। ये देखो भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, है ना। 1984 में हुआ था। 1984 में होने के बाद जो है 1986 में वो पास हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है।
तो ये कौन से गैस के कारण हुआ था, कौन से रसायन के कारण? ठीक है, तो कौन से रसायन के कारण हुआ था? MIC, ये मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस है जो वहां पे फर्टिलाइजर्स के लिए फैक्ट्री लगाया गया था। फर्टिलाइजर्स में ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बहुत ज्यादा कारगर है, वो उसके लिए यूज होता है। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का फैक्ट्री लगा था वहां पे, जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आता था। लेकिन फिर वो हुआ ये कि वहां लीकेज होना चालू हो गया, और वो फिर चिमनी से होके पूरा मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो पूरे हवा में फैल गया, किसके? भोपाल के, जिससे वहां के लोगों में अलग अलग टाइप का डिसीज हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अभी भी वो जो फैक्ट्री है वो सील है, और वहां पे उस एरिया में जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है वो भोपाल के, ठीक है, नहीं भेजते हैं उधर। ठीक, आसपास में बस्ती था, वहां के लोग जो है पूरे क्या हो गए थे, दूषित होके मर गए थे कई सारे लोग। तो अफरा तफरी मच गया था। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है, भोपाल गैस, इस पे पिक्चर भी बना हुआ है। ठीक, अब ये नेक्स्ट वाला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा कि वन महोत्सव करके आता है, ठीक है, वन महोत्सव। तो वैसे ही मनाते, सेलिब्रेट करते हैं, को मॉनसून आता है उस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ये कौन सा है? ये, ठीक है, कौन सा? 5 जून, ठीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। कौन से दिन को? 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अर्थ डे। अभी 22 अप्रैल, जो अप्रैल गर्मी में आया था उसमें मनाया गया, ठीक है, ये अर्थ डे। फिर 16 दिसंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, 16 दिसंबर को क्या? वर्ल्ड ओजोन डे। और उसके बाद 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जंगल वाला, ठीक है। ये अलग अलग डेट्स हैं। तो हमारा आंसर इसमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या था? 5 जून था, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मेन कॉज कौन है? मुख्य कारण क्या है? किसके कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग? क्या चीज के कारण? तो कल हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था क्लास में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जाता है। कौन से गैस के कारण? CO2 के कारण, ठीक है। किसके कारण बढ़ते जाता है? CO2 के कारण। तो CO2 मेन है, ठीक। नेचुरल फिनोमेना है, सूर्य के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्वालामुखी फटने के कारण? ये भी बिल्कुल नहीं। राजनांदगांव में ज्वालामुखी नहीं फटता, रायपुर में, भिलाई में ज्वालामुखी नहीं फटा, छत्तीसगढ़ में ही कहीं ज्वालामुखी नहीं फटा। लेकिन आप देखो तापमान के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना गया है अभी गर्मी में। क्यों? क्योंकि वो ज्वालामुखी फट रहा है इसलिए नहीं है, ठीक है। ये सूर्य के कारण भी नहीं है ऐसी कि सूर्य पूरा अपना जो किरण है वो केंद्रित कर दे रहे हैं कहा? राजनांदगांव में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वर्षा की कमी, राजनांदगांव में वर्षा कमी होता है ऐसा नहीं है, वर्षा होता है। क्या कारण है उसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2 गैस, CH4 गैस, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर ये CFC एमिशन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आपको ये भी पूछा कि ग्रीन हाउस गैस में मेन गैस कौन सा है, तो CO2, उसके साथ कौन कौन से? तो ये भी है, ठीक है, ये भी ट्रैप करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब भी आ गया ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है? CO2 है, ये तो CH4 ये भी है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन नहीं है, और ये N2O ये है। तो ये इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है पूछता तो A, B और D आंसर होता। आजकल ऑप्शन में ऐसी आजकल वो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं A, B, D, B, D, A, B, C ऐसे। तो अभी नहीं है में कौन सा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं ये एसिड रेन के लिए कौन सा 2 गैस मुख्य कारण है? या फिर सॉरी, एसिड रेन आपने देखा, एसिड रेन कौन से 2 गैस के कारण होता है? SO2 और NO2।
तो एसिड रेन कब होगा, मतलब कि वो पानी का जो पीएच स्केल है वो कितना है, पानी का पीएच स्केल है 7, न्यूट्रल में आता है, तो 7 से कितना नीचे हो जाएगा तब एसिड रेन होगा। ऐसा नहीं कि 6.5 हुआ तो एसिड रेन हो जाएगा, है ना। कौन सा वो नंबर है जिसके बाद एसिड रेन होगा, तो यहां पे पूछा है अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा का पीएच कितने से कम हो जाता है। पीएच कितने से कम हो जाता है ये आपको 9th क्लास के साइंस के बुक में मिल जाएगा, सीबीएसई के, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में कि पीएच कितना होना चाहिए, 5.6 से कम। जब पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाएगा तब वहां पे अम्ल वर्षा होगा, एसिड रेन होगा, ठीक है। 5.6 से नीचे होने पर तब एसिड रेन होता है, ठीक। 4 वाला तो एक्सट्रीमली एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 7 तो न्यूट्रल होता है और 6.5 तो एकदम ही थोड़ा ही न्यूट्रल है, मतलब 6.5 वाले में नहीं होगा, 5.6 से कम वाले में एसिड रेन होता है, ये समझ आया। और उसमें भी वो क्या कौन सा एसिड बनाते हैं अगर आपको पूछेगा, देखो SO2 कल मैंने बताया था, SO2 और NO2 ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं जो पानी का पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक। विच स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन, ठीक है, ओजोन परत के बारे में सही है, क्या है, सही माना गया है, कौन सा वाला इनमें से सही है। तो ये जो है ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, नहीं, ठीक है। CO2 से बनी है, ये नहीं। O3 से बना है, ये तो ऑक्सीजन से बना है। O2 ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये जब सनलाइट इस पे पड़ता है, ठीक है, तो सनलाइट पड़ने के कारण ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन में, ये ऐसे, ये नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके, एलिमेंट के साथ रिएक्ट होके O3 बनाता है जो कि ओजोन गैस है। क्या है, ओजोन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक। ये ग्रीन हाउस गैस के लिए ये जिम्मेदार है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा है ये, 15 से 35 किलोमीटर तक आता है, स्ट्रेटोस्फियर में आता है। किस में आता है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है जो कि सूर्य के यूवी रेस के कारण बनता है। यूवी रेस जो है ना सनलाइट का, 3 रेज होते हैं, है ना, विजिबल रेज, यूवी रेज, इंफ्रा रेज। तो वो यूवी रेज के कारण जो है वो ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। किसमें आता है ये ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर में। किसमें आता है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 30। ये पेरिस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था। 2015 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, उसका मुख्य लक्ष्य मतलब उसका मेन एम क्या था, ठीक है, मेन एम क्या था। तो ओजोन परत बचाना, ये तो मॉन्टेरल का था, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा है। मॉन्टेरल का मुख्य उद्देश्य क्या था, ओजोन लेयर या ओजोन परत को बचाना, ठीक है। जैव विविधता बचाना, ठीक है, ये जैव विविधता मतलब जितने भी बायोडायवर्सिटी हैं उनका कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये गोल। फिर ये क्या, वैश्विक तापमान वृद्धि 2 टेम्परेचर से नीचे रखना, ठीक है। जो हर साल जो है पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 2-2 डिग्री बढ़ते जा रहा है, उसको 2 डिग्री से कम रखना। 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसको कम रखना, ये, ठीक है। और लास्ट, समुद्री प्रदूषण रोकना, जो सी में पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकना। तो ये पेरिस का जो है, ये पेरिस जो है आपका, इसका एग्रीमेंट का आंसर क्या है, ये कि 2 डिग्री से ज्यादा जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है उसको लिमिट करना, ठीक है। ये पेरिस एग्रीमेंट का क्या था,
आपका एम था, मेन एम था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ऐसे ही ना आपको क्या करना है, आपको जो मेन एग्रीमेंट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनका एम और उनका जगह, जगह तो नाम में ही लिखा रहता है, उनका साल और उनका एम, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन वो पूछते ही है, तो एक आध क्वेश्चन आना है आपको, वो थ्योरेटिकली याद रखना होगा। हम जब क्लास में देखेंगे तो क्लास में उसका कुछ एक पैटर्न समझ के, ट्रिक समझ के उसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, बच्चों की नजर में। अब देखो ये थोड़ा सीडीपी वाला क्वेश्चन है, पेडागोजी। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इन्वायरमेंट बच्चों के समझ से रिलेटेड है, मतलब पेडागोजी ऑफ ईवीएस से रिलेटेड। बच्चों की नजर में पर्यावरण के आयामों का सही क्रम क्या है, मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है इन्वायरमेंट के डायमेंशन का, चिल्ड्रंस के नजर में, बच्चों के नजर में। और ये हमने अपने ईवीएस के क्लास में डिस्कस किया है, सहायक शिक्षक का जो हमने ईवीएस का क्लास किया हुआ है उसमें डिस्कस किया है कि बच्चे जिस ऑर्डर में देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सही ऑर्डर क्या है। ठीक, सामाजिक, भौतिक, फिर सांस्कृतिक, ये गलत है। सबसे पहला कौन सा होता है, भौतिक, फिजिकल तरीके से देखते हैं वो, फिर कल्चरल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल किस में है, ये है, ये कहीं सही आंसर है। तो भौतिक, फिर सांस्कृतिक, फिर सामाजिक, मतलब कि फिजिकल, ठीक है, उसके बाद कल्चरल, और उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल, ये सही क्रम है उनका। बच्चों के नजर में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो देखना है, इंटरेस्ट लेना है, वो इंटरेस्ट यही है। क्लियर है ये। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब पियाजे से रिलेटेड हमने डिस्कस किया हुआ है, उसी क्लास में आप देखिएगा, क्लास देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, एकदम आसानी सट से टिक करेंगे आप। ठीक है, पियाजे के अनुसार मैन मेड स्ट्रेटेजी बच्चों के किस एज में आता है। पियाजे ने 3 स्टेज बताया हुआ है, क्या बोला है, 3 स्टेज है। कितने स्टेज है, 3 स्टेज। पहला मैन मेड, मतलब बच्चे इन्वायरमेंट को किस नजर से, किस तरीके से देखते हैं, तो पहले मैन मेड की, वो ये मानते हैं सब इंसानों ने बनाया है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, मिक्स्ड या इंटरमीडिएट, मिक्स्ड या फिर इंटरमीडिएट। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, नेचुरल स्टेज। ये 3 स्टेज में होता है कि ये इंटरमीडिएट मतलब कुछ इंसानों ने बनाया है, कुछ भगवान ने बनाया या नेचर ने बनाया, और तीसरा नेचुरल स्टेज, प्राकृतिक क्या चरण, जहां पे बहुत सारी चीज नेचुरली ही बनी है, ये मानते हैं बच्चे। ठीक है, नेचर ने ही बनाया है सब चीज। तो ये तीनों स्टेज का एज क्या क्या है, किस एज में बच्चे किस तरीके से देखते हैं, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अभी हमको पूछा है मैन मेड का क्या एज है, तो मैन मेड का एज होता है 4 से 6 वर्ष। 4 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो है ये मानते हैं कि जो भी चीज हमारे आसपास दिख रहा है इन्वायरमेंट में, वो सब चीज इंसानों ने बनाया है। ठीक है, समझ आया। फिर 6 से 9 वर्ष वाले जो बच्चे हैं, 6 से 9 वर्ष वाले, ये मिक्स्ड स्टेज में आते हैं, और 9 से 12 वाले आते हैं नेचुरल स्टेज में। 12 के बाद वाले तो फॉर्मली ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है अभी इसमें से, मैन मेड पूछा है तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 4 से 6 वर्ष। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, बच्चों के पूर्व ज्ञान, बच्चों के प्रायर नॉलेज से रिलेटेड कौन सा कथन सही है, प्रायर नॉलेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है पूछा है प्रायर नॉलेज के बारे में, कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, बच्चे जो है वो ब्लैंक स्टेट में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है इन्वायरमेंट के बारे में, या उनका नॉलेज कुछ नहीं रहता है। दूसरा, स्कूल, बच्चे स्कूल से पहले कुछ नहीं जानते। ठीक है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। ठीक है, फिर बच्चे स्कूल से पहले भी समृद्ध ज्ञान रखते हैं,
उनका इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूर्व नॉलेज बहुत सारा रहता है, ठीक है ये। और ये बच्चों का ज्ञान केवल किताबों से आता है, ये तो ये भी गलत है। कौन सा सही है प्रायर नॉलेज के बारे में कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो काफी सारा चीज जानते हैं पहले से। कुत्ते का आवाज कौन सा है, बिल्ली का आवाज कौन सा है, कुत्ता कौन सा है, बिल्ली कौन सा है, बिल्ली और शेर कौन कौन है, अंतर कैसे समझ आएगा, है ना, हाथी कौन है, जिराफ कौन है, समझ आता है उनको पूरा, ठीक। नदी कौन सा है, तालाब कौन सा है, बच्चे जानते हैं, ठीक, पहले से प्रायर नॉलेज, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर ये ईवीएस टीचिंग या पर्यावरण शिक्षण, ठीक है, की प्रभावी विधि कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सा तरीका इन्वायरमेंट को पढ़ाने के लिए सटीक या सही नहीं होगा, ठीक, ईवीएस को पढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रभावी नहीं होगा। जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष रूप से जाके अनुभव करना, मतलब आप जैसे अगर क्या पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन पढ़ा रहे हो मतलब सीड से वो प्लांट ग्रो होता है वाला पढ़ा रहे हो। तो अगर आप उनको बच्चों को मिट्टी में सीड डाल के 2-4 दिन में वो प्लांट बनते देख रहे हैं, अगर वो उनको डायरेक्ट अनुभव करा रहे हो, वो उनके जहन में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो, आप बस ओरली बता दो सीड लगाओ मिट्टी में, उसके बाद पानी डालो, खाद डालो, हो जाएगा 3-4 दिन बाद सनलाइट में रखो, ऐसे करके वो उतना दिमाग में नहीं जाएगा, ध्यान रहेगा लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट देखेंगे तो याद रहेगा। तो ये तो प्रभावी होता है। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट देके कि कुछ कार्य देके कि फैमिली के बारे में जानना है, आप जाओ और पता करो अपने गांव में कितने ज्वाइंट फैमिली हैं, कितने न्यूक्लियर फैमिली हैं, कितने जो है वो फैमिली जिसमें बस पापा मम्मी बस है, कितने हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे से। प्रोजेक्ट दे दो, उससे भी बच्चे टाइप ऑफ फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है, ये भी इफेक्टिव मेथड है। ओनली रोट लर्निंग, केवल रटने से। और ये फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप मतलब कहां, जहां पे आप क्या कर रहे हो, खेती के बारे में, कॉमर्शियल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा रहे हो बच्चे लोग को, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, एक ही खेत में 2-3 टाइप का लगा है ऐसे बता रहे हो, ठीक है। या खेत घुमाने ले गए बच्चों को गांव में कि चलो बेटा आज यहाँ पे आम का बगीचा है, यहाँ पे केले का बगीचा है, चलो घुमा के लाते हैं तुमको, फील्ड ट्रिप करा दिए। ये तो ये सब इफेक्टिव है। कौन सा नहीं है ये। और टीचर अगर अपने सब्जेक्ट में नंबर लाने के लिए अगर बस बच्चे रट के लिख लें ये देखेंगे तो वो सबसे गलत है। तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है केवल रटना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन के जो 75 बच्चे हैं, ठीक, सर्वे किया गया था, ठीक है, 75 बच्चों का। तो वो बच्चे जो है लिविंग को फर्स्ट मतलब किसको क्लासिफाई किए थे लिविंग के लिए, ब्रिटेन के 75 बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बच्चे किसे पहले जीवित मानते हैं, किसे लिविंग थिंग्स मानते हैं पहले, ठीक है, प्लांट्स को, ठीक है, फिर मैमल्स को मतलब जानवर को, फिर इंसेक्ट्स को, या फिर वाटर को। बच्चे किसको लिविंग थिंग्स मानते हैं, तो बच्चे जो है लिविंग थिंग्स किसको मानते हैं, एनिमल्स को, उन्हीं में जीव है ये मानते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप बोलोगे प्लांट्स लिविंग थिंग है, नहीं मानते हैं बच्चे, इंसेक्ट्स नहीं मानते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स किसको मानते हैं वो बच्चे, जानवरों को, इंसान को, ये, ठीक है, मैमल्स को, ठीक। वो सर्वे में पाया गया था और ऐसा फिर सर्वे से वो स्टडी में आया है कि स्टार्टिंग में बच्चे सबसे पहले जीवित लिविंग थिंग्स, अगर प्लांट्स को बोलोगे वो नहीं मानते हैं इतना जल्दी, वो नहीं मानते कि वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो प्लांट को मानते हैं, उसके बाद सॉरी मैमल्स को मानते हैं, उसके बाद प्लांट्स और इंसेक्ट्स आए थे, और वाटर तो नॉन लिविंग थिंग ही मानते हैं, ठीक है। फिर ये रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, इसका करेक्ट एग्जांपल कौन सा है। रिन्यूएबल मतलब जिसको आप रिप्लेनिश मतलब बार बार यूज कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा। रिन्यूएबल नाम से ही समझ आता है, नवीकरणीय, ठीक है, मतलब जिसको फिर से नया बना सकते हो। तो ये फॉसिल फ्यूल मतलब कोल नहीं है, ये तो कोल तो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद यूज करेंगे तो, ठीक है। नेचुरल गैस ये भी खत्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल में आता है,
सोलार एनर्जी, हाँ ये आता है का, जितना आप देखो सौर ऊर्जा को यूज करने के लिए अब सरकार जो है इतना ज्यादा प्रेरित कर रहा है कि वो सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल भी और स्टेट भी, और हर जगह सोलार पैनल लगा रहे हैं। पहले खेतों के लिए दिए थे, अब तो घरों के लिए भी कर दिए हैं, और सरकार सब्सिडी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप सोलार पैनल लगाओ, अगर आपके घर से ज्यादा बिजली बिल आ रहा है तो आप लगा लो, प्लस ज्यादा बिजली अगर क्या होगा बनेगा तो आप सप्लाई में दे दो, हम उसका पैसा देंगे आपको। घर घर से वो सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा। तो ये क्यों? क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा सोलार एनर्जी, तो ये रिन्यूएबल में आता है, और पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है, आपको पता ही है ये चीज। तो फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 में पास हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय वन समिति सॉरी नीति, ये जो है इसके अनुसार टोटल मैदानी क्षेत्र हमारे पूरे लैंड का, इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका कितना प्रतिशत है? मैदानी है मतलब कौन सा? प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन वाला प्लेन। तो प्लेन एरिया कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत है ये, ठीक है, कितना, सॉरी 33%, ये प्लेन एरिया कितना है? 33% है, 33%, मतलब पास हो गए। पास हो गए इसलिए बहुत सारा पॉपुलेशन जो है इसी प्लेन एरिया में है, ठीक है, इसी प्लेन एरिया के आसपास रहते हैं, ठीक, 33%। तो 1988 के अकॉर्डिंग ये है, और करंट जो है वो कौन सा है? ये 20%। बहुत सारे जो है अभी क्या हो गए हैं? प्लेट्यू में बदल गए हैं, ठीक है, तो ये 33% 1988 के अकॉर्डिंग है, और 40% तो ज्यादा हो जाता है, ठीक। फिर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? तो ये ग्राउंड वाटर इज फाइनाइट एंड डिप्लीटिंग, ग्राउंड वाटर जो है वो फाइनाइट मतलब सीमित है और खत्म होते जा रहा है। फिर दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इफेक्टिव और ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो पानी को हम लोग छत में स्टोर करने के बाद उसको नीचे लाके जमीन के अंदर डालते हैं ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर सके, पानी जो गिरा रहता है उसको, ये इफेक्टिव तरीका है। फिर नदी में प्रदूषण से जल की मात्रा बढ़ती है, ये तो गलत बात है, प्रदूषण से जल की मात्रा बढ़ेगी तो लोग और डालेंगे कचरा। हम तो लोगों को बोलते जा रहे हैं कि मत डालो नदी में, अगर प्रदूषण से जल का स्तर बढ़ेगा तो फिर तो लोग सब चीज को ले जाके नदी में डालेंगे, ठीक है। और ये ऋतिक ऋतु वर्षा में जल प्रदूषण होता है, ठीक है, मतलब एसिड रेन वाले से जो है वो जल प्रदूषण होता है, ठीक, तो ये भी गलत है। कौन सा वाला सही है इसका? कौन सा वाला सही है? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन जो है वो ये डिप्लीट फाइनाइट है, और डिप्लीट हो रहा है ये गलत है, ये तो रिप्लेनिश होते रहता है ना। कौन सा वाला सही है? ये कि जल बचाना है उसकी बात हो रही है, जल बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, और डिप्लीशन वाला थोड़ी ना होगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर को बचा के रख रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं, ये वाला सही है। कौन सा? ये ट्रेडिशनल एंड इफेक्टिव मेथड, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन सा नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। इनमें से सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी बह जाता है जो पानी के साथ, इसको रोकने के लिए कौन सा उपाय शामिल नहीं है? कौन सा वाला नहीं करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? पेड़ लगाते हैं, ये तो करते हैं, पेड़ लगाएंगे तब पानी रुकेगा, ठीक है। और पेड़ अगर ज्यादा नहीं है, मैदानी इलाका है, तो पेड़ पानी जो है वो क्या हो जाता है, पूरा बहा के ले जाता है, किसको? मिट्टी को, ठीक। उसके बाद ये टेरेस फार्मिंग, छत में आप क्या करो? फार्मिंग करो, सॉइल इरोजन बचाना है, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, वनों की कटाई से आपका सॉइल इरोजन होगा, पेड़ काटोगे होगा, ये आपका सही उपाय नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। और ये काउंटर बडिंग, ठीक, ये रेखा में बांध के ऐसे जो हम लोग खेती करते हैं वो वाला, ठीक है। तो इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। इनमें पूछा था किसमें नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है? ये आपका वनों की कटाई से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपका मैच करने वाला है, कोयला, पवन ऊर्जा, यूरेनियम,
और नीचे में दिया है क्या, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ऐसे। तो कोल क्या है, कोल जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यूरेनियम, यूरेनियम भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना। तो ऊर्जा और उसका प्रकार बताना है आपको। तो ये देखो, नवीनीकरण, ये कोल नवीनीकरण है क्या, नहीं, अनवीनीकरण परमाणु, या ये परमाणु मतलब न्यूक्लियर में आ गया, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये वाला है ना, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही सीक्वेंस है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्टेट का कौन सा वृक्ष, स्टेट का वृक्ष है, मतलब क्या, राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का, ये नीम, फिर साल, ठीक है, उसके बाद पीपल, फिर बनियान, बरगद, कौन सा वाला है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा है, साल, ये सबसे ज्यादा मिलता है। और इसी से रिलेटेड आपको दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है, हो सकता है साइंस ईवीएस है तो पूछ सकता है, साल के पेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सोरियो रोबस्टस, ठीक, क्या बोलते हैं, सोरियो रोबस्टस, ठीक है। ये नीम नहीं है, बनियान भी नहीं है, पीपल भी नहीं है, और बनियान भी नहीं है, मतलब बरगद, बरगद जो है वो क्या है, नेशनल ट्री है, बनियान जो है वो क्या है, नेशनल ट्री है। और ये तो सेक्रेड, पीपल का पेड़ हम पूजा करते हैं, अभी वट सावित्री का पूजा चल रहा था, पीपल के पेड़, उसका स्टोरी कुछ और है, मतलब कुछ और है, मतलब क्या चीज के कारण उसका पूजा करते हैं वो, ठीक है। तो अभी हमको उस पर नहीं जाना है, हमको तो अभी ईवीएस में ही रहना है। तो नेशनल ट्री में पूछेगा तो बनियान, और स्टेट वाले में पूछेगा छत्तीसगढ़ का तो कौन सा, साल, ठीक है। वैसे ही नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ये स्टेट एनिमल में वाइल्ड बफेलो, ठीक है, जंगली भैंस, और स्टेट बर्ड में हिली मैना, पहाड़ी मैना। अगर पूछ दिया तब की बात, ये जीके में भी पूछता है, लेकिन अब इतना सरल जीके नहीं पूछता है, ठीक। तो ईवीएस में ही आता है अब ये सब चीज, जनरल नॉलेज में थोड़ा लेवल बढ़ा दिए हैं काफी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, ठीक, नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न तो आएगा ही, है ना। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, स्टेट के बारे में पूछा था, सबसे पहला कौन सा है, ठीक है। ये इंद्रावती के बारे में पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये है आपका कौन सा, ये नेशनल पार्क जो है ये बीजापुर में है, ठीक है, किसमें है, बीजापुर में। नीचे, और आप कैसे याद रखेंगे, ये इंद्रावती रिवर किधर फ्लो होता है, पहले आप ये देखिए, ठीक है। इंद्रावती रिवर, आपको रिवर का अगर पता होगा तो इंद्रावती रिवर नीचे साइड फ्लो होता है, अरपा पैरी के धार वाला गाना सुने होंगे तो, ठीक है। महानदी है पार इंद्रावती है, पखारे तोर पैया, मतलब पैर नीचे तरफ। आप वो अगर राष्ट्र, मतलब सॉरी, स्टेट का सॉन्ग को समझेंगे तो वो नदियों के बारे में बताया, और उसमें इंद्रावती पखारे तोर पैया बोलते हैं, मतलब इंद्रावती पैर की तरफ, नीचे की तरफ है। और नीचे में कौन सा स्टेट है आप ये देखिएगा, ठीक है। नीचे में आपको कोरिया मिलता है क्या, नहीं, ठीक। सरगुजा मिलता है क्या, नहीं, ठीक है। बस्तर मिलता है क्या, हाँ मिलता है थोड़ा सा। और सबसे नीचे में कौन सा मिलता है, बीजापुर। बीजापुर में वो होता है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कहाँ है, बीजापुर में। क्लियर है ये। तो ऐसे आप चीजों को ध्यान रखेंगे, आपको को रिलेट करके ध्यान रखना होगा, तब आप चीजों को याद रख पाएंगे। रटेंगे अगर आप बोलेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ, ऐसे करके याद रखेंगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। आपको चीजों को समझ के याद रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ के वन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, छत्तीसगढ़ में वन आवरण 10% से कम है, मतलब 10% बस वन क्षेत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे कम वन वाला राज्य है, सबसे कम जो
फॉरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ में, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ की लगभग 44% भूमि वन से घिरी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, सही है। और छत्तीसगढ़ में केवल सागौन वन पाए जाते हैं, सागौन का बस होता है, ऐसा नहीं है, साल का भी है, ठीक। कौन सा किधर है वो छत्तीसगढ़ का, जब आप जीके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो एकदम, ठीक है। ये भी गलत है, कौन सा वाला सही है, ये 44%, ऑलमोस्ट 50%, सोचो ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ का 50% एरिया वनों से घिरा हुआ है। तो गर्म इलाके में नहीं आता, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कुछ इलाकों में, आप राजनांदगांव को देख रहे हैं सबसे टॉप में आ रहा है गर्मी में। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वन क्षेत्र जो है वो कम है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप जगदलपुर चले जाओ, दंतेवाड़ा चले जाओ, उधर साइड अभी भी 25-27 है, पानी गिर रहा है अभी तो उधर, क्यों, क्योंकि उधर पेड़ पौधे ज्यादा है, टेम्परेचर 30 के उस पर जा ही नहीं रहे, यहाँ 45 क्रॉस है या 45 है, कारण वही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ का लगभग 45% वन के अंदर है, बाकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थे। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा है, इंद्रावती है नेशनल पार्क, अचानक मार है, ठीक है, कि आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कि उद्यंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, अचानक मार, अचानक मार बीआर लिखा है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है। इंद्रावती क्या है, नेशनल पार्क है, क्या है, नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास क्या है, नेशनल पार्क है, और ये क्या है, सेंचुरी है। जब आप ईवीएस का क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वहां पे वीडियोस में समझ आ जाएगा नेशनल पार्क किसको बोलते हैं, सेंचुरी किसको बोलते हैं, और क्या बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अभी हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे उसको एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो ये अचानक मार जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इकलौता, ठीक है, यूनेस्को द्वारा शामिल है ये यूनेस्को के प्रोग्राम में। फिर छत्तीसगढ़ का हरियर छत्तीसगढ़, ठीक है, मतलब ये हरियर छत्तीसगढ़ योजना जो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, इसमें से उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियर छत्तीसगढ़ स्कीम, ठीक है। छत्तीसगढ़ हरियर, हरियर मतलब हरा होना चाहिए, उसका स्कीम का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, हरियर करना है तो ये तो होगा ही। हरित आवरण बढ़ाना, ठीक है, ये भी है, ठीक। खनन को बढ़ावा देना, माइनिंग को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो फिर हरियरपन खत्म होगा ना, पेड़ पौधे काटेंगे, जंगल काटेंगे। और ये पर्यावरण जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना हरियर छत्तीसगढ़ का उद्देश्य होगा, ये है। तो कौन सा आंसर है इसका, सी, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये वाटर कवर, ग्रीन कवर बढ़ाना है, प्लांटेशन बढ़ाना है और अवेयरनेस बढ़ाना है, लेकिन माइनिंग बढ़ाना है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ये सी, ठीक। वो राइट मतलब ये तो करना है वाला है, ठीक है। फिर ये सतत विकास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। तो सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में परिभाषित की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन फर्स्ट टाइम किस रिपोर्ट में पास हुआ, ठीक है। पहला, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, फिर ये आपका ब्रटलैंड कमीशन 1987, फिर रियो डिक्लेरेशन 1992 और ये आईपीसीसी रिपोर्ट 1990। तो कौन से वाले में हुआ था, ये आपका ब्रटलैंड वाले में। कौन से वाले में, ये ब्रटलैंड, ठीक है। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आपका सबसे पहली बार
बताया गया कि जो प्रेजेंट का नीड है उसको सेटिस्फाई करना है, लेकिन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचाएंगे नहीं या फिर कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है, हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हुए, साथ में ये ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये ब्रटलैंड कमीशन में बताया गया था सबसे पहली बार 1987, ठीक है। फिर ये चिपको आंदोलन, ये तो सुने हुए हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है चिपको आंदोलन से रिलेटेड? या जल संरक्षण के लिए था, जल संरक्षण के लिए नहीं था, पेड़ के लिए था, इसलिए पेड़ से चिपक रहे थे। पानी से कैसे चिपकेंगे, डूबी जाएंगे, सीधा पानी में चिपकने के लिए जाएंगे तो, ठीक है। 1973 में उत्तराखंड में वन कटाई के विरुद्ध में किया गया था, ये सही बात है, उत्तराखंड में किए थे, उत्तराखंड के पेड़ों को काट रहे थे, तब चिपको आंदोलन किया। या मध्य प्रदेश में हुआ था, नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ था। और या औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध में था, ये भी गलत है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के विरुद्ध में था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के विरुद्ध में रहता तो नाम ही चिपको मूवमेंट नहीं पड़ता। चिपको मूवमेंट में जिसमें पेड़ में जाके चिपक गए थे, तो पेड़ काट रहे थे करके। तो कौन सा वाला है ये, वन की कटाई के विरुद्ध में, उत्तराखंड में 1973 में हुआ था, ये वाला कथन सही है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्टॉकहोम, सब ये आपको अरेंज करना, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ये 1997 वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे। विच इज नॉट अ मेजर ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण के उपायों में शामिल नहीं है, पर्यावरण को बचाने के उपाय में शामिल नहीं है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तो है। RRR ऐसे आप देखते हैं, RRR ऐसे करके ऐसे एरो बना रहता है कई सारे झिल्लियों में, है ना। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक, ये तो है। उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, EIA, इन्वायरमेंटल क्या, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक। मतलब वो इन्वायरमेंट में कितना इंपैक्ट पड़ रहेगा उस चीज का, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं गतिविधि डेवलपमेंट के लिए, वो इन्वायरमेंट को कितना प्रभाव डालेगा उसका असेसमेंट, ये भी एक उपाय है चेक करने का, ठीक है। अत्यधिक रासायनिक अवकरणों का उपयोग, ठीक है, अवकरों का उपयोग, तो ये तो नहीं है, उपाय में कहां आएगा, ये तो हम यूज कर रहे हैं, कंजर्व नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं है, ठीक है, ये था। और ये एकीकृत कीट प्रबंधन, मतलब इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, EPM है वो, इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो ऐसे पेस्ट को यूज करें जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। ये भी करते हैं, उपाय में है, कौन सा नहीं है, ये धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो अभी तो क्या डायरेक्ट आंसर दिख जा रहा है, लेकिन क्या होगा अब जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर A B D, ऑप्शन नंबर B A and D, ऑप्शन नंबर C A B और सॉरी और A B और D, सॉरी A B और C, और D वाला ऑप्शन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये ऐसे पूछेगा। और इनमें पूछ देगा इनमें से शामिल है, ठीक है, इनमें से शामिल नहीं है कि जगह क्या पूछ देगा, इनमें शामिल है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शामिल है, उसके लिए सारे क्लियर होने चाहिए कि कौन सा क्या होता है ना, तभी आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे A B D कौन सा वाला आता, फिर ऑप्शन नंबर A और D बस नहीं होगा, B भी है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद A B C है ना, तो C तो नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होता, और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होता। ऐसे टाइप से पूछता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ऐसे, है ना, कॉन्सेप्ट। फिर ये मैच कॉलम करना है आपको, ये हमने अभी इसके पहले वाले में देखा है। इन्वायरमेंट, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून, कहाँ है, किस में है 5 जून, ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर D, सॉरी
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो सकते हैं। फिर पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, अब भी अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल जो है वो सबसे लंबा दिन होता है, सॉरी 21 मई 22 मई जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है बोलते हैं। तो अप्रैल में अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को। किसमें है 22 अप्रैल? इसमें नहीं है। 22 अप्रैल तीसरे नंबर पे, यहां गलत है वो। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर। इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन ओजोन तीसरे नंबर में है। कहां है? यहां। तो सीक्वेंस सही किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है उसका। समझ आया? तो ये ऐसे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 50। ये सेकंड वीडियो था जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए। अब आपको नया पैटर्न में क्वेश्चंस जो है पूछते हैं इसका कि किस तरीके से आएगा, वो आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा पूरा। ये तो था ही क्वेश्चन, इसके साथ साथ और वैरायटी वाले क्वेश्चन जो आपने सी टेट में देखे हुए हैं अच्छे से, सीजी टेट, सी टेट में, वैसे ही जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं असर्शन रीजंस के साथ, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, जहां पे आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट आएगा उसमें, आपके आंसर्स क्यों गलत हुए या वही करेक्ट क्यों हुआ, तो आपका लाइव क्लास होगा, डाउट क्लास, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका आप टेस्ट दिए, उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आपके सारे डाउट जो है वो उसमें क्लियर होते जाएंगे, ठीक। एक यूट्यूब में आएंगे जिसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं आराम से, या फिर हम लाइव आएंगे जिस भी टाइम, उस टाइम आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच। हम लोग इसके थ्योरी क्लास को आप अपने वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है।